हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज आप लोगों को मैं सत्र 2022 विषय हिंदी बी सेट का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने वाली। हमारा पहला प्रश्न खंड क से पूछा गया है। पहला प्रश्न में अधोलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, इस तरीके से हमारा प्रश्न अपठित गद्यांश दिया हुआ है और नीचे 7 प्रश्न दिए गए हैं और ये 7 प्रश्न कितने नंबर के हैं? 12 नंबर के हैं, जिनको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, आत्ममर्यादा के लिए क्या जरूरी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आत्ममर्यादा के लिए अपनी आत्मा में नम्रता रखते हुए बड़ों का सम्मान करें तथा बराबर के लोगों से कोमलता का व्यवहार करें। दूसरा प्रश्न है हमारा, दब्बूपन से क्या तात्पर्य है? यह प्रश्न 2 नंबर का है। इसका उत्तर हो जाएगा, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह देखता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण तथा प्रज्ञा मंद पड़ जाती है। आगे बढ़ने के समय भी हम पीछे रह जाते हैं और अवसर आने पर उचित निर्णय नहीं कर पाते, यही दब्बूपन है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वाभिमान तथा नम्रता का स्वतंत्रता से क्या संबंध है? यह भी कितने नंबर का पूछा गया है? 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा, स्वाभिमान तथा नम्रता दोनों का संयोग स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है, आज युवा वर्ग से क्या अपेक्षा है? इसका उत्तर हो जाएगा, आज युवा वर्ग अपनी आकांक्षाओं तथा योग्यताओं के कारण आगे निकल गया है, लेकिन उससे यह अपेक्षा है कि वह आत्ममर्यादा का भी ध्यान रखकर सम्मान व कोमलता का व्यवहार करे। अगला प्रश्न है हमारा, आकांक्षा के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं 2 बता रही हूँ। आकांक्षा के 2 पर्यायवाची शब्द, इच्छा, कामना। अगला प्रश्न है हमारा, अपने पैरों पर खड़ा होना। इस मुहावरे का अर्थ लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न आया है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है स्वावलंबी होना। अगला प्रश्न हमारा है, जिसमें पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हो जाएगा, नम्रता और स्वाभिमान। हमारा दूसरा प्रश्न है, अधोलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये देखिए, इस तरीके से पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश के 1-1 नंबर के 4 प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, आँखों को कौन झपकाने लगी? इसका उत्तर है, प्रकृति आँखों को झपकाने लगी। दूसरा प्रश्न है इसका, अलसाई वनस्पतियाँ क्या कर रही हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, अलसाई वनस्पतियाँ मानो शीतल जल से मुख धो रही हैं। तीसरा प्रश्न है, लज्जित हुई सी कौन बैठी है? इसका उत्तर है, सागर रूपी सैया पर धरती रूपी दुल्हन लज्जित हुई सी बैठी है। अगला प्रश्न है, मनु ने क्या देखा? मनु ने निर्जन विश्व का वह नवीन एकांत देखा जो भयावह होते हुए भी अत्यंत सुंदर था। खंड ख के अंतर्गत प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। जिसमें पहला क, नारी सशक्तिकरण। दूसरा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ग, सेल्फी का बढ़ता बुखार। घ, सीमेंट के जंगलों में भटकी दुनिया। बहुत ही सरल दिया है, जिसे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न चौथा है, अमानक व अव्यवस्थित सड़क निर्माण से हो रही दुर्घटनाओं पर ध्यानाकर्षण कराते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। इसमें अथवा प्रश्न दिया हुआ है, या तो आप पहला वाला बना सकते हैं या तो दूसरा बना सकते हैं।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप से बचाव हेतु टीकाकरण की अनिवार्यता पर स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखिए। चूँकि हम सभी अभी कोरोना से जूझे हुए हैं, तो उनके बचाव के लिए हमको क्या क्या उपाय करना चाहिए, आप आसानी से इसका हल कर सकते हैं। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। 4 प्रश्न दिए गए हैं। सारे प्रश्न कितने नंबर के हैं? 1-1 नंबर के दिए गए हैं, जिसमें प्रश्न 5वां का पहला प्रश्न है डिकोडिंग क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संचारक द्वारा भाषाबद्ध एन्कोडिंग किए हुए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चित्रों को प्राप्तकर्ता द्वारा समझने की प्रक्रिया कूटवाचन या डिकोडिंग कही जाती है। चूँकि 1 नंबर का है तो हमको ध्यान में रखना चाहिए, हमको विस्तार से नहीं लिखना है, 1 नंबर के लायक ही हमको क्या करना है, उत्तर को लिखना है। प्रश्न 5वां का ख प्रश्न है इंटरनेट की 2 कमियां लिखिए। तो इंटरनेट की 2 कमियां, पहला, इंटरनेट अशिक्षित वर्ग के लिए अनुपयोगी है। दूसरा, वर्तमान में यह अश्लीलता एवं असामाजिकता का माध्यम बन गया है। प्रश्न 5वां का ग प्रश्न है समाचार लेखन के कितने अवयव होते हैं? तो समाचार लेखन के 3 अवयव होते हैं। पहला शीर्षक, दूसरा मुखड़ा, तीसरा निकाय। प्रश्न 5वां का घ बीट रिपोर्टर किसे कहते हैं? इसका उत्तर है किसी विशेष क्षेत्र जैसे खेल, फिल्म आदि को लिखने वाला पत्रकार बीट रिपोर्टर कहलाता है। प्रश्न 6वां है नाटक व कहानी में 3 प्रमुख अंतर लिखिए। कितने नंबर का है ये? 3 नंबर का है। इसमें अथवा प्रश्न भी दिया गया है प्राचीन नाटकों में कौन कौन से 3 प्रकार के कथोपकथन होते हैं। हम दोनों को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नाटक व कहानी में 3 प्रमुख अंतर लिखिए। इसका उत्तर लिखते हैं नाटक व कहानी में प्रमुख 3 अंतर दिखते हैं। पहला, कहानी श्रव्य काव्य है, जबकि नाटक दृश्य एवं श्रव्य दोनों। दूसरा, कहानी का आकार छोटा होता है, जबकि नाटक का आकार बड़ा होता है। तीसरा, कहानी में रंगमंच की अनिवार्यता नहीं होती, जबकि नाटक के लिए रंगमंच का विशेष महत्व होता है। अब हम अथवा प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन नाटकों में कौन कौन से 3 प्रकार के कथोपकथन होते थे? पहला, प्राचीन नाटकों में 3 प्रकार के कथोपकथन होते थे। पहला, श्रव्य, ये संवाद सब पात्रों को सुनाने के लिए होते थे, इन्हें प्रकट भी कहा जाता था। दूसरा, अश्रव्य, ये संवाद दूसरे पात्रों को सुनाने के लिए नहीं होते थे, इनके द्वारा केवल पात्र का मनोभाव प्रकट किया जाता था, इन्हें स्वगत कथन भी कहा जाता था। तीसरा, नियत श्रव्य, ये संवाद निश्चित पात्रों को सुनाने के लिए कहे जाते थे, जिन पात्रों को ये संवाद सुनाना इष्ट नहीं होता था, उनकी और बोलने वाला पात्र पीट कर लेता था। प्रश्न 7वां, त्योहारों के नाम पर अपव्यय विषय पर फीचर लिखिए। अथवा प्रश्न है, इसमें दिया गया है संवेदनशील मतदान केंद्र का दृश्य विषय पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। बहुत ही आसान है। हम त्योहारों में किस प्रकार से खर्च करते हैं, खर्चीले सामानों की खरीदारी कर लेते हैं, उनके बारे में हमको लिखना है, जिसको हम आसानी से लिख सकते हैं। अब खंड ग के तहत हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर आपको काव्यांश दिए गए हैं और साथ ही 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2-2 नंबर के 3 प्रश्न दिए गए हैं। इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है अमृत धाराएं किसान और कवि के संदर्भ में क्या है? इसका उत्तर है
अमृत धाराएं किसान की फसलों के पोषक तत्व जो भूखे कमजोर लोगों को तृप्त कर स्वस्थ करती है। यह किसके संदर्भ में है? किसान के संदर्भ में है। अब कवि के संदर्भ में, अमृत धाराएं कवि के संदर्भ में। कवि की कविता के आनंद से जीवन की नीरसता समाप्त होकर उत्साह का संचार होता है जो कभी न समाप्त होने वाला है। प्रश्न ख है, अक्षय पात्र किसे और क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, अक्षय पात्र वह पात्र होता है जिसमें रखा संसाधन कभी समाप्त नहीं होता है। यहाँ अक्षय पात्र कवि का खेत अर्थात कागज का चौकोर पन्ना से है जिसमें कविता कभी खत्म नहीं होगी। तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, कविता का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। कविता का शीर्षक है छोटा मेरा खेत और कवि का नाम है उमाशंकर जोशी। प्रश्न 9वां को देखते हैं। निम्नलिखित काव्यांश, प्रश्न 9वां है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2-2 नंबर के 2 प्रश्न दिए गए हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरिवंश राय बच्चन की रचना दिन जल्दी जल्दी ढलता है से प्रश्न लिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न है काव्यांश के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर, भाषा संस्कृतनिष्ठ होते हुए भी सरल, सुकोमल और प्रवाहमयी है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा और स्वर मैत्री के रूप दर्शनीय है। ख, काव्यांश में किन चित्रों द्वारा मार्मिकता उत्पन्न होती है? इसका उत्तर है, माँ का रास्ता देखते, घोंसले से झांकते बच्चों का मार्मिक चित्रण तथा बच्चों का ध्यान करते ही तेजी से पंख फड़फड़ाने के वात्सल्य समाहित चित्रों द्वारा काव्यांश में प्रभावी बिंब निर्मित हुआ है जिसका प्रभाव मार्मिक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10वां, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के 3 कारण लिखिए। कविता और बच्चों में क्या समानता है, इसको कवि के माध्यम से हम लोग लिखेंगे, जिसमें कविता पहला हो जाएगा। कविता कवि की कल्पना शब्द सीमा का क्षेत्र असीमित व अनंत होता है। अगर बच्चे की दृष्टि से देखें तो बच्चों के खेल के तौर तरीके और क्षेत्र भी सीमित नहीं होते हैं। कविता को देखते हैं दूसरा भाग। कवि घर बाहर, प्रकृति, जड़ चेतन, काल, इतिहास अनेक विषयों पर काव्य लेखन कर सकता है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे भी घर बाहर प्रकृति के बीच सजीव निर्जीव चीज़ों से इतिहास के पात्रों के रूप में खेलते हैं। तीसरा भाग कविता का, कवि का उद्देश्य सामाजिक व धार्मिक समरसता, मानवता, एकता स्थापित करना होता है। बच्चे भी बिना अपने पराये के भेद किए सब एक साथ समभाव से खेलते हैं। प्रश्न 10वां का ख प्रश्न है, फिराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर, दिवाली की शाम है, घर का आंगन साफ सुथरा और सजा संवरा है। माँ अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने सजाती है, उनके बीच एक दिया भी जलाती है। बच्चा इससे प्रसन्न हो उठता है। राखी का दिन है, आसमान में बादलों की घटा छाई है। नन्ही गुड़िया पाँवों में पाजे पहने रस की पुतली सी जान पड़ती हैं। वह प्रसन्नतापूर्वक भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। नन्हे शिशु को नहलाकर उसके उलझे बालों में कंघी करना आदि घरेलू जीवन के बिंबों का सटीक प्रयोग है। प्रश्न 11, अधोलिखित
गद्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 6 अंक का है, 2-2 नंबर के 3 प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न है क तरुणों के लिए रोग और मृत्यु दोनों सुखद क्यों होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा तरुण रोग की शैया पर सोकर भी प्रसन्न होता है, क्योंकि उसे यह आशा रहती है कि उसे उसकी प्रेमिका देखने व हाल जानने के लिए अवश्य आएगी। इसी प्रकार मरने में भी उसे सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि उसकी प्रेमिका उसके लिए तड़पेगी। यही तो एक सच्चे प्रेमी की अभिलाषा है। इसलिए तरुणों के लिए रोग और मृत्यु दोनों सुखद होते हैं। ख प्रश्न है, लेखक के अनुसार तरुणों के जीवन का परम लक्ष्य क्या होता है? लेखक के अनुसार तरुणों के जीवन का परम लक्ष्य उनका प्रेम होता है। प्रेमिका का मिलन उनका सबसे बड़ा सुख, प्रेमिका से विक्षोभ उनका सबसे बड़ा दुख होता है। प्रेयसी का नाराज होना ही उनके लिए कठोरता है। प्रेम ही उनके लिए आटा दाल है, प्रेम ही उनका सर्वस्व है। ग प्रश्न है, तरुणों को क्या मनमोहक लगता है और क्यों? इसका उत्तर, तरुणों को अपने प्रेम युक्त संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक लगता है, क्योंकि वे संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं और अपने प्रेम भरे काल्पनिक लोक को ही अपना सर्वस्व समझने की भूल करते रहते हैं। पर वास्तविक संसार में प्रविष्ट होते ही उनका यह कल्पित संसार कहीं विलीन हो जाता है। प्रश्न 12, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं अलग अलग नंबर के। कोई प्रश्न जो है वो 1 नंबर का है और कोई प्रश्न जो है वो 3 नंबर का है। सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न 12 का, क शेर का बच्चा कौन था? इसका उत्तर, शेर का बच्चा चांद सिंह था। 1 नंबर का था तो 1 नंबर के लायक ही उत्तर। प्रश्न 12 ख का दूसरा प्रश्न, भगत जी बाजार को सार्थक व समाज को शांत कैसे कर रहे थे? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर लिखिए। इसका उत्तर, भगत जी निम्नलिखित तरीके से बाजार को सार्थक व समाज को शांत कर रहे हैं। इसका हम पॉइंट बना करके उत्तर लिखेंगे। पहला पॉइंट, वे निश्चित समय पर चूरन बेचने के लिए निकलते हैं। दूसरा, 6 आने की कमाई होते ही बचे चूरन को बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। तीसरा, बाजार में जीरा व नमक अगले दिन के लिए चूरन बनाने हेतु खरीदते हैं। और चौथा, सभी का अभिवादन करते हैं। बाजार के आकर्षण से दूर रहते हैं। छठवा, अपने चूरन का व्यावसायिक तौर पर उत्पादन व भ्रामक प्रचार नहीं करते हैं। अगला प्रश्न 12 का ग, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसके चरित्र की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। 3 विशेषताएं पूछा गया है। 3 नंबर का प्रश्न है। 3 विशेषताएं तैयार कर लेते हैं। पहला, भावुक। सफिया को अपनी स्वर्गवासी माँ की हूबहू छाया सिख बीवी में दिखाई पड़ती है, अतः वह सिख बीवी से भावनात्मक रूप से जुड़कर उनकी सरजमी से लाहौरी नमक लाने को तत्पर हो जाती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसका, वायदे की पक्की। वह सिख बीवी को लाहौरी नमक की सौगात देने का जो वायदा की थी उसे पूरा करने के लिए उसका सैयदी होना काफ़ी था, अतः वह सैयदों के अनुरूप उनका वादा अपनी जान देकर भी पूरा करना चाहती थी। तीसरा, साहसी। अपने वादे को पूरा करने के लिए सफिया ने नमक जैसे गैरकानूनी सामान को ज़रूरत पड़ने पर छुपाकर ले जाने का भी साहस कर
जाती है। वैसे तो प्रश्न में 3 ही पॉइंट पूछा जाता है, फिर भी हम 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है ईमानदार। सफिया ने बहुत सोच विचार के पश्चात गैर कानूनी नमक की सच्चाई कस्टम अफसर को बताकर ही ले जाना उचित समझा। पांचवा, वाक चातुर्य। सफिया ने अपने वाक चातुर्य से लाहौर और अमृतसर के कस्टम अफसरों को गैर कानूनी लाहौरी नमक को भावनात्मक तोहफे के रूप में ले जाने को सहमत कर लिया। प्रश्न 12वां का घ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रश्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समता संबंधी क्या विचार हैं, लिखिए। इसका उत्तर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। आलोचकों का यह तर्क एक सीमा तक उचित है, परंतु तथ्यात्मक होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता। अपने शाब्दिक अर्थ में समस्त काल्पनिक होते हुए भी नियामक सिद्धांत हैं। मनुष्यों की समता 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला, शारीरिक वंश परंपरा। दूसरा, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि जैसी सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज को जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त होती है। तीसरा, मनुष्य के अपने प्रयास। इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते, तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता के विरोधी इस बात को लेकर निरुत्तर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 3, जूझ कहानी के प्रमुख पात्र आनंदा के स्वभाव की 4 विशेषताएं लिखिए। इसको अथवा प्रश्न भी दिया गया है। इसमें समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्य का इनके व्यक्तिगत और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है, लिखिए। प्रश्न 13 का पहला, जूझ कहानी के प्रमुख पात्र आनंदा के स्वभाव की 4 विशेषताएं। बहुत ही सरल है। प्रश्न 13, जूझ कहानी के प्रमुख पात्र आनंदा के स्वभाव की 4 विशेषताएं। पहला, पढ़ने का इच्छुक। पिता द्वारा पढ़ाई रुकवा देने के बावजूद वह पढ़ने के लिए ललायित था, अतः उसने अपने मन की बात माँ से कही और पिता पर दबाव बनाने के लिए दत्ताजी राव के पास गया। दूसरा, परिश्रमी। आनंदा बेहद परिश्रमी था। वह रोज खेतों में पानी देने जाता, फिर पशु चराता, फिर विद्यालय जाता, शाम को भी खेतों में काम करता। इस तरह सारा दिन व्यस्त रहता था। तीसरा, लगनशील। पढ़ने की उसमें अति लगन थी, तभी वह कुछ महीने पाठशाला जाकर भी गणित व मराठी भाषा में होशियार बच्चों की श्रेणी में गिना जाने लगा। चौथा, दूरदर्शी। खेतीबाड़ी के काम से आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती है। पढ़ाई करने से नौकरी मिल जाएगी और 4 पैसे हाथ आएंगे, यह दूरदर्शिता उसमें बालपन से ही थी। अथवा प्रश्न को देखते हैं। हमारा अथवा प्रश्न है, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्य का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है, लिखिए। आपको दोनों में से एक लिखना है। मैं यहाँ पर आप लोगों को दोनों ही प्रश्न का सॉल्यूशन बता रही हूँ। दूसरा प्रश्न का सॉल्यूशन, पूरी कहानी में समहाउ इम्प्रॉपर शब्द की पुनरावृत्ति कई बार हुई है। समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है कुछ न कुछ सही नहीं है, अर्थात कुछ गलत है। यशोधर बाबू जैसे संस्कारी सिद्धांतवादी परंपराओं को मानने वाले व्यक्ति की आधुनिक विचारधारा और
पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित नई पीढ़ी के लोगों का रहन सहन, व्यवहार, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं उचित नहीं लगती थीं। अतः वे समहाउ इम्प्रॉपर कहकर उस परिस्थिति विशेष में असहजता को व्यक्त करते थे। वे उस विशेष परिस्थिति में स्वयं को बदलकर सामंजस्य बिठा पाने में असमर्थ होते थे, जो उनके व्यक्तित्व के लिए मेरी मुर्गी की एक टांग या लकीर के फकीर होने जैसी कहावतें उचित लगती हैं। सिल्वर वेडिंग पार्टी पर साधारण पुत्र के असाधारण वेतन पर केक काटने की परंपरा पर, घर में गैस फ्री जाने पर, बेटी के पतलून व सैंडो ड्रेस पहनने पर, पत्नी के बिना बाह वाली ब्लाउज व होठों पर लाली लगाने आदि कई जगहों पर कहे गए समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश यशोधर बाबू द्वारा पीढ़ी अंतराल के परिवर्तन को नकारने वाले एवं स्वयं को वक्त के साथ संशोधित व संवर्धित न कर पाने के व्यक्तित्व को व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 14 का अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। अथवा प्रश्न दिया हुआ है इसमें, जूझ कहानी के लेखक के जीवन संघर्ष के उन 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए जो हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। मैं दोनों प्रश्न को सॉल्व करा रही हूँ। सबसे पहले क को लेते हैं। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, अतीत में दबे पांव लेखक के वे अनुभव हैं जो उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को देखते समय हुए थे। इस पाठ में अतीत अर्थात भूतकाल में बसे सुंदर सुनियोजित नगर में प्रवेश कर लेखक वहाँ की एक एक चीज़ से अपना परिचय बढ़ाता है। उस सभ्यता के अतीत में झांककर वहाँ के निवासियों और उनके क्रियाकलापों का अनुभव करता है। वहाँ की एक एक स्थूल चीज़ों से मुखातिब होता हुआ लेखक चकित रह जाता है। वे लोग कैसे रहते थे, यह अनुमान आश्चर्यजनक था। वहाँ की सड़कें, नालियाँ, स्तूप, सभागार, अन्न भंडार, विशाल स्नानागार, कुएं, कुंड और अनुष्ठान गृह आदि के अतिरिक्त मकानों की सुव्यवस्था देखकर लेखक महसूस करता है कि जैसे अब भी वे लोग वहाँ हैं। उसे सड़क पर जाती बैलगाड़ी से रुनझुन की ध्वनि सुनाई देती है। किसी खंडहर में प्रवेश करते समय उसे अतीत के निवासियों की उपस्थिति महसूस होती है। रसोई घर की खिड़की से झांकने पर उसे वहाँ पक रहे भोजन की गंध भी आती है। यदि इन लोगों की सभ्यता नष्ट न हुई होती तो ये पांव प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ रहे होते और आज भारतीय उपमहाद्वीप महाशक्ति बन चुका होता। मगर दुर्भाग्य से ये प्रगति की ओर बढ़ रहे सुनियोजित पांव अतीत में ही दबकर रह गए। इसलिए अतीत में दबे पांव शीर्षक पूर्णतः सार्थक व सटीक। प्रश्न 14 अथवा प्रश्न, जूझ कहानी के लेखक के जीवन संघर्ष के उन 4 बिंदुओं पर प्रकाश डालिए जो हमारे लिए प्रेरणादायक है। उत्तर, जूझ कहानी लेखक के जीवन संघर्ष की गाथा है। कहानी के निम्न बिंदु हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। पहला, जिस पिता की सहायता से बच्चे उन्नति की आशा करते हैं वह लेखक की उन्नति का दुश्मन था। पिता को गांव में घूमने की आज़ादी रहे, खेतों में कार्य न करना पड़े और व्यर्थ ही बाजार का चक्कर लगाने में कोई बाधा उपस्थित न हो, इसलिए बालक आनंदा को पाठशाला नहीं भेजना चाहता था। पिता चाहते थे कि लेखक खेती और घर का काम संभाले। दूसरा, जिस माँ का सहारा पाकर बच्चे आगे बढ़ते हैं वह माँ भी भयभीत थी।
वह अपने अत्याचारी पति के सामने हार मान चुकी थी, किंतु बालक आनंदा अपनी प्रबल इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और साहस से माँ की हिम्मत बंधाई और अपने लिए भी रास्ता अपनाया। तीसरा, गांव में दत्ताजीराव देसाई का दबदबा था। लेखक के पिता भी उनसे दबते थे। इसी का सहारा लेकर लेखक ने अपनी पढ़ाई को जारी रखने का रास्ता बनाया। चौथा, पाठशाला में शरारती बच्चों की प्रताड़ना व मजाक को निर्विरोध सहकर भी वह गणित व मराठी साहित्य में अग्रणी रहता। इस प्रकार छोटी सी उम्र में अपनी सूझबूझ द्वारा अपनी समस्याओं को हल करने का साहस दिखा। प्रश्न 14 ख का पहला प्रश्न, सिल्वर वेडिंग के आधार पर उन जीवन मूल्यों की उदाहरण समीक्षा कीजिए जो समय के साथ बदल रहे हैं। अथवा प्रश्न इसमें भी दिया गया है, किन किन बातों को ध्यान में रखकर हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। किन्हीं 4 बिंदुओं में तर्क दीजिए। दोनों में से हमको एक को सॉल्व करना है। सबसे पहले को कर लेते हैं। सिल्वर वेडिंग के आधार पर उन जीवन मूल्यों की उदाहरण समीक्षा कीजिए जो समय के साथ बदल रहे हैं। उत्तर, सिल्वर वेडिंग पाठ में यशोधर बाबू और उनके बच्चों के आचार विचार, सोच, रहन सहन आदि देखकर ज्ञात होता है कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच अनेक जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया है। उनमें से कुछ जीवन मूल्य निम्नलिखित हैं। पहला, सामूहिकता। यशोधर बाबू अपनी उन्नति के लिए जितना चिंतित रहते थे उतना ही अपने परिवार, साथियों और सहकर्मियों की उन्नति का भी ध्यान रखते थे, पर नई पीढ़ी अपनी उन्नति करना चाहती है। दूसरा पॉइंट, पूर्वजों का आदर। पुरानी पीढ़ी अपने बड़ों तथा पूर्वजों का बहुत आदर करती थी, पर समय के बदलाव के साथ ही इस जीवन मूल्य में घोर गिरावट आई है। आज बुजुर्ग अपने ही घर में उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, परंपराओं से लगाव। पुरानी पीढ़ी अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज से लगाव रखती थी, पर समय के साथ उसमें बदलाव आ गया है और परंपराएं दकियानुसी लगने लगी हैं। चौथा पॉइंट, त्याग की भावना। पुरानी पीढ़ी के लोगों में त्याग की भावना मजबूत थी। वे दूसरों को सुखी देखने के लिए अपना सुख त्याग देते थे, पर बदलते समय में यह भावना विलुप्त होती जा रही है। इसका अथवा प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। किन किन बातों को ध्यान में रखकर हम सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? 4 बिंदु में तर्क देना है हमको। इसका उत्तर लिख सकते हैं हम लोग। नदी एवं कुएं, स्नानागार और बेजोड़ जल निकासी की व्यवस्था को देखते हुए हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। इनको पॉइंट में हम लिख सकते हैं। पहला पॉइंट हम बना लेंगे, जल को जीवन का आधार माना जाता है। प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी नदियों के किनारे हुआ है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता भी तो सिंधु नदी के किनारे बसी थी, अतः इसे जल संस्कृति मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हम लिख लेंगे, यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी होने के कारण संपूर्ण जल स्रोत, कुएं, कुंड आदि भूतल द्वारा नदी से जुड़ी थी। तीसरा, यहाँ मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है जिसे महाकुंड नाम दिया गया है। इस महाकुंड की लंबाई 40 फुट, चौड़ाई 25 फुट और गहराई 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियाँ उतरती हैं। सामूहिक स्नान के लिए बना यह स्नानागार जल संस्कृति की वास्तुकला का उन्नत उदाहरण है। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, कुंड का शुद्ध पानी रिस न सके और बाहर का शुद्ध पानी कुंड में न मिल पाए, इसके लिए पक्की ईंटों की दीवार थी जो चूने और चिरोड़ी के गारे से बनी थी। पानी के बंदोबस्त के लिए दोहरे घेरे में कुएं हैं। पानी निकासी की नालियाँ ईंटों से ढकी हुई हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब करें। थैंक यू।